अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बार फिर बजट की तारीख तब्दील होने से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। सालाना बजट किसी भी मुल्क की माशी सिमत का तयन करता है, लेकिन जब इसकी पेशी की तारीख 2 मरतबा आगे बढ़ाई जाए तो अवाम, सरमायाकारों और कारोबारी तबके जो है वो बेशकीनी पैदा उनमें हो जाना फितरी सी बात है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं, जिनमें माशी मशावरत, मालियाती अहदाफ की तकमील, महसूलात के तखमीने और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से जो जारी मुज़ाकरात हैं वो शामिल हो सकते हैं। ताम आम शहरी के लिए असल सवाल ये है कि इस तमाम अमल का उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमत ने छोटे दुकानदारों और कारोबारी अफराद के लिए नई स्कीम मुतारिफ कराने का अंदिया दिया है। अगर ये स्कीम आसान कस्तों, कम टैक्स, सादा रजिस्ट्रेशन और कारोबारी सहूलतों पर मबनी हुई तो इससे लाखों छोटे ताजरों को फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कागजी ऐलानात किए गए और अमली सहूलत ना दी गई तो एक और वादा साबित होगा जिसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच सकेगा। नाज़रीन, सबसे अहम सवाल तनख्वाहदार तबके का है। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा? क्या कम अज़ कम उजरत में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाएगा ताकि एक आम मजदूर अपने बच्चों की तालीम, इलाज और घर के अखराजात पूरे कर सके? अगर तनख्वाहों में मामूली इजाफा हुआ लेकिन बिजली, गैस, पेट्रोल और अशाए खुर्दोनोश की कीमतें मजीद बढ़ गई तो ये इजाफा हकीकी रिलीफ नहीं बल्कि महज आदादो शुमार की तब्दीली ही साबित होगा। अवाम की नजरें इस बात पर भी हैं कि कम से कम आमदनी की हद क्या मुकर्रर की जाएगी और टैक्स निज़ाम में क्या तब्दीली आएगी। लोग चाहते हैं कि कम आमदनी वालों पर बोझ कम किया जाए और टैक्स का दायरा मुनसिफाना अंदाज में वसी किया जाए ताकि हर तबका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिस्सा डाले। नाज़रीन, असल इम्तिहान महंगाई पर काबू पाने का भी है। अगर बजट के बाद कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा, जबकि अगर हुकूमत मालियाती नज़्म व ज़ब्त, मकामी सनत की हौसला अफजाई, ज़राई शोबे की तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने में कामयाब रही तो महंगाई में कमी और रोज़गार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। आज पाकिस्तान का हर शहरी किसी गैर मामूली रायत का नहीं बल्कि एक ऐसे बजट का मुंतज़िर है जो इसके खाली होते दस्तरख्वान को सहारा दे, नौजवानों को रोजगार की उम्मीद दे, ताजरों को एतमाद दे और मजदूर को उसकी मेहनत का मुनसिफाना मुआवजा दे। यही वो तवक्कुआत है जिन पर आने वाले बजट की कामयाबी या नाकामी का फैसला होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान है। हम आपको वेलकम करते हैं। जैसे जैसे गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। जी अजमल बलोच साहब, बजट की तारीख जो है वो तो फिर 10 से 12 जून हो चुकी है और पहले भी इसको चेंज किया गया। क्या सेंटिमेंट्स हैं ताजरों के, छोटे दुकानदारों के और कारोबारी तबके के? देखिए, बजट की तारीख का चेंज होना कोई मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं है। वो सियासी इशू हो सकता है, कोई आपस की। देखें, दो पार्टियों की हुकूमत है इस वक्त, तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी मुशावरत रह गई हो जो उन्होंने आपस में करनी हो। ये आ जाएगा, कल आएगा, जब भी आएगा तो महंगाई लाएगा बजट ने, और क्या करना है। आम आदमी का तो उसमें कोई फायदा नहीं होना जो मुझे नजर आ रहा है। तो बजट में आपको पता, एक वक्त होता था कि लोग बजट को जब सड़क पे भी जा रहे होते थे, कहीं टीवी लगा होता था, खड़े होके देखते थे कि क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या महंगी होगी, क्या हमने लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो अब वो वक्त तो ख़त्म हो गया। अब तो महंगाई ही महंगाई है। और पिछले अदवार से ये जब से जंग शुरू हुई है तो पेट्रोल आपको पता है 400 रुपये पे जब पहुंचा है तो आवाम का तो भरकस निकल गया है। इस वक्त बड़े बुरे हालात हैं। बल्कि इस जंग से पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, जो IMF की जानिब से थी कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग पाकिस्तानी खरीदारी की सकत ही नहीं रखते। यानी आधा पाकिस्तान खरीदारी की सकत से बाहर निकल गया है। तो फिर मुझे बताएं दुकानदार का क्या हाल होगा, सनतकार का क्या हाल होगा। हम उस्मान शौकत साहब को वेलकम करते हैं, सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हमारे साथ अजमल बलोच साहब भी मौजूद हैं जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। आपसे पहला सवाल तो ये होगा कि बजट में ताख़ीर जो है ये हुकूमती माशी हिकमत अमली का हिस्सा है या ये कुछ मालियाती मुश्किलात की निशानदही कर रही है? सबसे पहले तो जो बजट है उसमें जो डिले है, जैसा कि बलोच साहब ने भी फरमाया, हमारे ख्याल में वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले ही है। आई डोंट थिंक उसमें पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बजट की तैयारी के हवाले से या वो बजट की अपनी
कोई मॉडिफिकेशन या मॉडलिटीज की वजह से डिले हुआ है। तो मेरे ख्याल में बजट काफी हद तक जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। हमारी पीएम साहब से मुलाकात पिछले हफ्ते हुई और काफी डिटेल सिटिंग हुई और उसमें भी यही हमने उनसे बात की, जैसे कि आप पहले बात कर रही थी, कि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में, चूंकि उन्होंने बात ही स्टार्ट ऐसे की कि जी हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट ला रहे हैं और आप सबको एक्सपोर्ट पे फोकस करना है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़र मुबादला लाना है और वो हमारा एक गोल है। लेकिन देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो आज बलोच साहब भी जिसकी बात कर रहे हैं, हम भी जिसकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में अभी भी बहुत हाई है। आपने अगर कम्पीट करना है एक्सपोर्ट के लिए आलमी मंडियों में, तो आपका मुकाबला इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से होता है। उधर टैक्स रेट्स भी हमसे कम है, एनर्जी और जो पावर है वो भी हमसे बिजली सस्ती है और काइबोर भी उनका सस्ता है और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एनवायरनमेंट भी वहां मौजूद है। तो हमने पीएम साहब से यही बात की कि हम आपसे कोई ₹1 का कंसेशन नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें कोई टैक्स ब्रेक्स दें और ना ही आप दे पाएंगे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम है, हमें भी पता है गवर्नमेंट के हाथ बंधे में है। लेकिन हमने उनसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की। हमने उनसे कहा कि आप अगर एक मैं फिगर आपसे शेयर करूं कि जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो वो सालाना लॉस करती हैं, उसमें अल्लाह करके एक PIA तो प्राइवेटाइज हो गई है, लेकिन बाकी अभी कोई प्राइवेटाइजेशन का हमें नजर नहीं आ रहा, अमल बिल्कुल लग रहा है रुक गया है। हमने वो कहा वो कर, वो $3 बिलियन का फिगर है, यानी आपकी जो IMF की आपको साल में ट्रांच मिलती है उससे ज्यादा आपके SOEs लॉस कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से यही बात की कि आप अगर इन लॉस मेकिंग एंटिटीज को बंद कराएं, प्राइवेटाइजेशन के अमल को फास्ट कराएं, ताकि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके, ताकि आपके पास रूम, फिस्कल स्पेस बन सके, जो आप आज ड्यू टू IMF प्रोग्राम नहीं आपके पास मौजूद है। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमने उनसे जो एक दरखास्त की वो ये थी कि पाकिस्तान की और हर कंट्री की बैकबोन छोटा ट्रेडर SME सेक्टर होता है और उसके लिए पाकिस्तान में से हालात बहुत मुश्किल हैं और उसके लिए हमने रिलैक्सेशंस की बात की कि आप उनके लिए कोई SME सेक्टर में कोई फाइनेंसिंग लाइए, कोई लो इनकम उनके लिए लोन्स लाइए, कुछ उनको तरीका दीजिए कि जिससे वो ग्रो कर सके, ताकि SME सेक्टर जो है वो बिल्कुल इसमें जो पेशाब है वो किसी ना किसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए। अच्छा देखिए उस्मान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं एक सवाल आपसे, क्योंकि हुकूमत ने तो कुछ छोटे दुकानदारों के लिए कोई नई स्कीम भी मुतारिफ कराई है, मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर आप देखें कि क्या एक्चुअली बेनिफिशियल है। जब आप एक्सक्लूसिवली SMEs की बात करते हैं तो हर बंदा बात तो करता नजर आता है, गवर्नमेंट भी, IMF भी, इवन कि आप भी कर रहे हैं और जितने माहिरीन हैं वो कहते हैं कि बैकबोन है। बट अगर हम इस पे कंक्रीट टेंजिबल कोई एक्शन लेने की बात करें तो वो एक्शन मौजूद ही नहीं। इवन कि अगर आप ये देखें कि अगर अभी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो कि सर्विस ही SMEs को दे रहे हैं, जिनको सर्विसेज नहीं मिलती हैं कमर्शियल बैंक्स में, लेकिन जब भी उधर फंड्स प्लेसमेंट की बारी आती है या कुछ भी, तो वहाँ पे लोग माइक्रो फाइनेंस की समझ ही नहीं दे सके अभी तक। आप प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दें, गवर्नमेंट सेक्टर को भी, इवन कि अगर कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसा है जिसके पास स्टेट बैंक का लाइसेंस है, इवन देन पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग दैट, जो कि SME सेक्टर को सर्विस दे रहा है। तो आपको लगता है कि इसमें कुछ अवेयरनेस भी हंगामी बुनियादों पर देनी पड़ेगी, अगर आप समझते हैं कि वाकई हुकूमत संजीदा है SMEs को लेकर के? जी बिल्कुल देनी पड़ेगी। देखें इमीडिएटली SME सेक्टर को अगर आपने किक स्टार्ट करना है और वो करना जरूरी है। आई थिंक गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्चुअली इस पे बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। जब हमने उनसे बात इस SME सेक्टर पे की तो उन्होंने कहा जी एक इदारा होता था समीडा के नाम से, जो बहुत अच्छा पहले बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो बिल्कुल इनइफेक्टिव रहा है, उसने आज तक वो रोल प्ले ही नहीं किया जो उसको प्ले करना चाहिए था फॉर द ग्रोथ ऑफ SMEs। तो अभी उन्होंने बताया कि एक उसका रिवैम्प किया गया है, उसकी नई CEO साहिबा आई हैं और उसका बाकायदा उन्होंने जिक्र किया कि अब जो वो इदारा है उसको वो फाल कर रहे हैं फॉर दी ग्रोथ ऑफ द SME सेक्टर। तो देखिए एक तो बजट है, जाहिर है बजट में जो हमें उन्होंने मराद देनी है या SME सेक्टर के लिए हमने उनसे जो एक्सेस टू फाइनेंस की बात मेनली की है वो लेके आइए, प्लस टैक्स रेट्स की हमने बात की है कि वो नीचे कीजिए, प्लस हमने बात की कैपिटल इंटेंसिव। देखिए हम सेक्टर स्पेसिफिक बात भी करते हैं, हमने जरा मुबादला कमाना है। अगर मैं हर सेक्टर में लूं तो हमारी इस वक्त जो फैक्ट्रीज हैं वो रेगुलेटरी कंप्लाइंट नहीं है कि मैं फार्मास्यूटिकल की अगर बात करूं कि हम अमेरिका एक्सपोर्ट कर लें अपनी मेडिसिन को या प्रोडक्ट्स को, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैसिव आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए इक्विपमेंट्स चाहिए। अब उन पे ड्यूटीज हैं, उन पे सेल टैक्स, हमने कहा खुदारा अगर वही खत्म कर दें ताकि जो नई इंडस्ट्री में हमने इस वक्त एक्सपेंशन करनी है या उसकी रेगुलेटरी कंप्लायंस करनी है तो कम से कम वो SME सेक्टर के ऊपर बोझ कम हो। तो इट सीम्स लाइक कि कुछ ना कुछ जो है वो इस दफा SME सेक्टर को फोकस किया जाएगा। सही। हमारे साथ सलमान शाह साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर खारजा। सलमान शाह साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे
पहले तो मेरा सबसे यही सवाल है, क्योंकि आवाम पूछ रही है बजट की जो डेट है वो डिले, क्या इट्स अ प्रोसीजरल डिले, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ हिकअप्स हैं, क्या वजह है? देखिए, ये तो कोई इंसाइडर ही आपको बता सकता है कि क्या वजह है, क्योंकि मुझे तो कोई सियासी वजह ही लगती है। क्योंकि असेंबली में नंबर्स हैं और नंबर्स जो हैं वो सबको कन्विंस करना पड़ता है कि वो बजट जो है वो उसको सपोर्ट करें। तो आई थिंक गवर्नमेंट्स जो होती हैं, अगर माइनॉरिटी टाइप गवर्नमेंट है तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि हमारे लिए खास रात रखी जाए जो प्रपोजल्स में, ताकि वो अपने मकसद पूरे कर सकें। तो आई थिंक उस टाइप की कोई मेजर चक्कर चल रहा है जिसमें अमेंडमेंट्स जो करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी शायद शामिल है, एनएफसी का अवार्ड भी शामिल है, नए सूबों बनने की बातें हो रही हैं। तो जितनी भी अफवाहें इस वक्त घूम फिर रही हैं, कुछ ना कुछ तो उनमें होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो जो ये लोग बातें डिस्कस कर रहे हैं इंटरनली, वो आके जब बताएंगे फिर पता लगेगा कि क्या वजह है। क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में बजट की जो कैलेंडर होता है उसको खासा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है और कोई छोटी मोटे मसले के तहत पोस्टपोन नहीं किया जाता। तो जो आपका इकोनॉमिक सर्वे और जो आपकी बाकी स्टेप्स होते हैं बजट के, कैबिनेट मीटिंग्स एक्सेट्रा एनईसी मीटिंग्स, ये सारी जो हैं ये कुछ डिपेंड करती हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं इस वक्त असेंबली में वो सारे ऑनलाइन आ चुके हैं या नहीं आए। सही। और उसकी वजह से आई थिंक बाकी ये आप जर्नलिस्ट बताएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप इधर उधर ढूंढते हैं कि क्या खबरें तो आपके पास होती हैं। जी, हमारे साथ अजमल बलोच साहब हैं, सदर नुमाइंदगी कर रहे हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की। ये मुझे बताइएगा, थोड़ी सी जब हमने गुफ्तगू शुरू की तो कुछ मायूसी नज़र आई, लेकिन क्या जो छोटे ताजर हैं, एसएमईज़ की बात अभी सुमान शौकत साहब ने भी की है, हम सब वरीड हैं कि जी बैकबोन है, जो ख़ास तौर पे ताजर है, आप नुमाइंदगी करें उस तबके की जो कि बैकबोन कहा जाता है एसएमईज़, क्या रिलीफ दिया जा सकता है या क्या मतवक्के है? अब जाहिर है वो कहते हैं ना कि जी कुछ ना कुछ तो होप होगा, या आपकी अगर ख्वाहिश की बात की जाए कि इस प्लेटफॉर्म से अगर कुछ आवाज़ आपकी पहुंचाई जा सके अरबाब इख्तियार तक, हुकाम बाला तक, तो ख्वाहिश क्या है कि मिनिमम रिलीफ या प्रायोरिटी पे किस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए? हम कोई रिलीफ नहीं मांगते, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जो खरीदार है उसमें कुव्वत खरीद डालें, उसके पास खरीदारी की सकत नहीं है। हम तो बिल्कुल इस वक्त 70% खरीदो फरोख्त में कमी हो चुकी है। देखें हमारी सनतें क्यों बंद हो गई हैं, दुकानदार के पास पैसा ही नहीं है वो सनतकार के पास जाए कुछ खरीदने के लिए। ये बड़ा बुरा। दूसरा ये जो बात कर रहे थे उस्मान साहब कि जी एसएमईज़ का वो नई ओ भाई, आप हुकूमत का काम होता है कि जो इदारे हैं उन पर चेक रखें। आपको पता होना चाहिए वो कब बंद हो गया, उसको क्यों नीचे चला गया, उसने क्यों अपना काम नहीं किया। ये जब बात होती है ना कि प्राइवेटाइजेशन की, मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ बेच देते हैं तो आप काम करने के काबिल नहीं हैं, आप काम कर नहीं सकते हैं। यानी आप मैं अपनी दुकान अगर किसी के हवाले कर दूँ वो तो कमज़ोर करेगा, जो काम मैंने करना है वो नहीं कर सकेगा। तो हुकूमतों का काम होता है कि बजाय प्राइवेटाइजेशन करने के अच्छे अफसरान का इंतखाब करें जो ईमानदार हों, जो उस इदारे को ऐसे चलाएं। क्यों हमारी स्टील मिल ख़त्म हो गई है? ये अच्छे अफसरान की वजह से ख़त्म हो गई है। अगर ये अच्छे अफसरान होते तो कौन सा मुश्किल काम था? इतना बड़ा आमदन का ज़रिया था पाकिस्तान का, जिसको फिर हमने PIA भी बेच दिया है। और PIA बेचने का तो एक ही जहाज़ आया जो हमने लाहौर में लेके खड़ा कर दिया। सही। उस्मान साहब, आपने बात सुनी अजमल साहब की। ज़ाहिर है हर बंदा जो आजकल के इस टफ में, आप समझ लें जैसे हमारी इंडस्ट्री सर्वाइवल मोड में है, इकोनॉमी सर्वाइवल मोड में है, बल्कि ग्लोबली भी इफेक्ट है, तो ज़ाहिर है जो SMEs हैं वो भी सर्वाइवल मोड में चली है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात जिसमें IMF का हमेशा से प्रेशर है वो है टैक्स नेट को बढ़ाना। नहीं बढ़ा पा रही, क्या इसमें संजीदगी की कमी है या कुछ कंक्रीट मैयर्स ही नहीं हम ले सके?
जी बिल्कुल, टैक्स नेट की जो बढ़ने की बात है वो तो आज अगर आप देखें तो आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 12% है। और जो आपकी एवरेज इस वक्त ओईसीडी कंट्रीज हैं उनका जो एवरेज है वो 25% है। और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आपको पाकिस्तान की साइज 25 करोड़ की आबादी है, एक इकॉनमी का साइज है, उसको चलाने के लिए आपका मिनिमम 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो होना चाहिए। तो ये तो हमें सबको मालूम है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं है और उसको बढ़ाना है। ये जो अभी 2% भी बढ़ा है, 10 होता था एवरेज, 12% पे इसलिए गया है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी हुई है गवर्नमेंट को इस वक्त, वो एक सिल्वर लाइनिंग है मैं तो कहूंगा इस पूरे क्राइसिस में गवर्नमेंट के लिए, कि जो उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे वो सारे इस वक्त वो ये पेट्रोलियम लेवी से पूरे कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी थोड़ी सी कलेक्शन बेहतर नजर आई है। देखिए मैं तो एक बात हमेशा से कहता हूं कि एफबीआर में टैक्स जो पेयर है और जो टैक्स नेट से बाहर है उसमें तफरीक ही मौजूद नहीं है। आपका जो टैक्स पेयर है करंटली टैक्स सिस्टम में मौजूद है वही स्क्वीज होता है हर साल, और उसकी वजह भी यही है कि टैक्स की जो पॉलिसी बनाते थे और जो उसको इंप्लीमेंट करते थे वो एक ही थे। तो विल पावर की बात भी थी कि वो विल ही नहीं थी, और जब काम मुश्किल है वो करना ही नहीं है। जाके जो बड़े बड़े लोग बाहर हैं टैक्स नेट से, हमें भी पता है वो कौन है, कई बड़ी बड़ी उसमें एंटिटीज हैं, लेकिन चूंकि वो हम नहीं हाथ डालते थे तो सैलरी क्लास पे बढ़ा दिया जाता है टैक्स, कॉर्पोरेट क्लास पे बढ़ा दिया, जो जो आज टैक्स नेट में उसमें बढ़ा दिया जाता है। तो हमने उनको ये कहा है कि आप टैक्स रेट्स को नीचे लाइए तो आपका टैक्स रेट बढ़ेगा। एक ट्रस्ट डेफिसिट है। देखिए आज मैं ये बिलीव करता हूं कि ये वही कारोबारी कम्युनिटी है जो अरबों रुपया हर साल चैरिटी में देती है। पाकिस्तान में कौन ये फलाई इदारों में देता है, या कौन जो है, जो हम कहते हैं पाकिस्तान नंबर 1 है दुनिया में चैरिटी में, ये कारोबारी कम्युनिटी है। ये कारोबारी कम्युनिटी ही पाकिस्तान में हर किस्म की चैरिटी कर रही होती है, लेकिन वहां ट्रस्ट है, उनको चूंकि उस सिस्टम पे इत्मीनान है, जहां वो करते हैं वो देते हैं। लेकिन जब एफबीआर का मामला आता है तो वो नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर है कि आप पे ट्रस्ट नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। आप जब तक ये कोर्सिव टैक्टिक रखेंगे, आपने एफबीआर के अफसरान को भेजना। पिछले बजट में आपने सुना तो 37AA का एक आ गया था, फिर उसको हमने लड़के हटवाया था कि जिसमें एफबीआर का एक अफसर, यानी एक अफसर, छोटे लेवल का अफसर भी आपकी दुकान में आए, आपके बिजनेस की जगह पे आए और शक की बुनियाद पे एफआईआर काट सकता था और आपको अरेस्ट कर सकता था। तो उसको भी हमने ये फाइट किया। आज भी अनफॉर्चुनेटली वही मेंटालिटी मौजूद है। हम तो कहते हैं कि इस एक एफबीआर के साथ शायद पाकिस्तान नहीं चल सकता, आपको 2 एफबीआर चाहिए। आपका एक एफबीआर होना चाहिए जो आपके सिर्फ टैक्स पेयर को देखे, और एक एफबीआर होना चाहिए जिसमें 99% एफबीआर जाएगा। आज इतने बड़े मुलाजमीन, मुझे तो समझ नहीं आती इतना बड़ा हजूम जो एफबीआर का है, वो तो करंट टैक्स नेट वालों पे ही चढ़ा हुआ है, जिन पे उनको चढ़ना है वहां तो वो गए नहीं। तो आपको पूरा एफबीआर सेटअप वो बनाना चाहिए जो सिर्फ जो टैक्स नेट से बाहर है उनको देखे और कैसे बढ़ाना है उस तरफ मामलात को लेके जाए। और वहां पे देखिए इस दफा एक टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाया है। आपकी नॉलेज में भी होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स पॉलिसी ऑफिस इसलिए बनाया कि वो जो चाइनीज वॉल हम कहते थे बिटवीन द इम्प्लीमेंटर एंड द पॉलिसी मेकर होनी चाहिए, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। अब नाउ लेट्स सी हाउ इफेक्टिव दिस इज। हम ये कहते थे ना कि जी जज खुद फैसला देके जाके इंप्लीमेंट नहीं कराता, वो पुलिस कराती है। इसलिए जज फैसला इंसाफ पे देता है और इंप्लीमेंटर पुलिस होती है। एफबीआर खुद ही जज है, खुद ही इंप्लीमेंटर है, खुद ही आ जाता है, खुद ही नोटिस दे देता है, और लिहाजा एक कॉन्फिडेंस का शदीद फुकदान है, और इसकी वजह से भी टैक्स नेट मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह है कि नहीं बढ़ा। अच्छा सलमान शाह साहब, उस्मान शौकत साहब ने अभी जिस पेट्रोलियम लेवी की बात की और कहा कि उसकी वजह से हुकूमत के अहदाफ कुछ पूरे हो रहे हैं। अच्छा ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि हमें ये देखते हैं कि इस लेवी का जो सबसे ज्यादा नुकसान है या बोझ है वो आम आदमी पे है। अच्छा इसका मंतक ये दी जाती है, सलमान शाह साहब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब आप किसी भी चीज की कीमत बढ़ाते हो तो उसका इस्तेमाल लोग सोच समझ के करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो एक छोटा अफसर है जिसने अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा के पूरा महीना दफ्तर जाना ही जाना है, तो उसके ऊपर तो बड़ा, उसकी तो सैलरी नहीं बढ़ी है। तो क्या हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में आम आवाम, छोटा मुतवसत जो सैलरीड क्लास है, क्या वो होती नहीं है जब वो इस किस्म के फैसले या इस तरह की लेवी जो है वो पूरी टॉप टू बॉटम हर एक को हिट करती है? तो देखिए आई मीन ये तो बड़ा क्लियर है कि हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ एक चीज है और वो है टैक्सेस। और उसकी वजह ये है कि ये IMF प्रोग्राम में आपने हदफ बड़े बड़े रखे हुए हैं और आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उन हदफ को पूरा किया जाए, और जो लोग टैक्स नेट में हैं उन्हीं के ऊपर सारा कुछ लाद दिया जाता है।
और बेसिकली जो भी टैक्स हम दे रहे हैं हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है और उन अखराजात की कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं है और ना ही बिजनेस को है, ना ही वो स्मॉल बिजनेसेस को है। यहाँ तो ना कि हमारा वर्ल्ड क्लास ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देते, ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम देते, तो वो काम तो कोई नहीं है। यहाँ पे तो जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं वो हुकूमत का पेट पालने के लिए कर रहे हैं और इस वक्त तो सोशल मीडिया भरा हुआ है कि किस किस्म की अखराजात हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का फोकस टैक्सेस पे है, फोकस इनका इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि उस्मान साहब ने बात की टैक्स टू जीडीपी रेशियो की, लेकिन असल रेशियो जो देखने वाली है वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है और वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो तकरीबन पिछले 10-15 साल से 10% और 15% के दरमियान घूम रही है और इस साल तो आई थिंक वो अपनी लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। और हमारे इर्द गिर्द चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, सबसे बड़ी जो उनकी फोकस है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 30%, 35% इस रेशियो में है। उसका मतलब ये है कि निज़ाम जो है उसको आपने लाइन करना है इन्वेस्टमेंट के लिए और अनफॉर्चुनेटली टैक्सेस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं अनलेस कोई बहुत बेहतरीन काम हो रहा हो, जैसे मैंने पहले कहा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। सो आई थिंक ये हमारे जो मसले हैं इस वक्त वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको खुराक तक नहीं मिल रही, 40% स्टंटेड हैं, 48% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं हो रही, इसका मतलब है जॉब्स आप नहीं बना रहे। एसएमईज के लिए हम बात तो करते हैं लेकिन एसएमईज को आपने देखना है तो वो तो लोकल लेवल पे जाके वहां पे देखें कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, क्योंकि वहां तो वो जरा सर उठाते हैं तो हुकूमत की सारी मशीनरी उनको डिमोलिश करने आ जाती है। सो आई थिंक के फोकस जो है जब तक पाकिस्तान का हुकूमत का फाइनेंस मिनिस्ट्री का जब तक ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं आएगा और टैक्सों से लोगों की जान नहीं छुड़ाएंगे उस वक्त तक ये काम चल नहीं सकता। और ये अब हम लास्ट एज पे आ गए और आईएमएफ ने भी कह दिया कि पाकिस्तान जो है करप्शन डायग्नोस्टिक मिशन उनकी आई है और उन्होंने देखा है कि बेशुमार पर्चे हो रहे हैं जो करप्शन के बेसिस पे हो रहे हैं। 50 डिविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बना के बैठी हुई है, 50 मिनिस्टर्स हैं, आगे से उनके जूनियर मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सूबों में भी इसी तरह जाल बिछा हुआ है और लोकल गवर्नमेंट तक तो कोई 1% भी नहीं पहुंचता कि लोकल गवर्नमेंट में वहां जाके देखा जाए कि क्या हालात हैं। तो फिर पता लगता है कि सरगोदा जाएं या आप वजीराबाद जाएं या हैदराबाद जाएं और वहां देखें कि इंडस्ट्री का क्या हाल है, क्या किस किस्म की उनको सहूलत मिल रही है। दुनिया की सबसे महंगी बिजली, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल, फिर सबसे ज्यादा टैक्सेस, फिर मार्केट में कंजम्पशन हो नहीं रही, वो जो खरीदार हैं वो है नहीं है, इंटरनेशनली आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और तो ये निजाम फिर कैसे चलेगा। तो आई थिंक जो बात होती है ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, वो यही है कि आपने अपनी इकोनॉमी में इंसेंटिव्स क्या क्रिएट करने हैं कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाए, वो एक्सपोर्ट्स कर सके, वो एफिशिएंट बन जाए, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। और जो उस्मान साहब ने बात की कि टेक्नोलॉजी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी तो पूरा निजाम है टेक्नोलॉजी का जिसके तहत आजकल तो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इलेक्ट्रिक ग्रीन एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं। आगे तो दुनिया की ग्रोथ इन चीजों से आनी है। तो पाकिस्तान में तो हम इनके अभी बात भी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया सारी तो उस तरफ लगी हुई है। सारा जो जंग इस वक्त दुनिया में है, अमेरिका और चाइना की जंग जो है वो टेक्नोलॉजी वॉर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला हो रहा है कि इंडिया चाइना के पास बेहतर होगी या अमेरिका के पास बेहतर होगी। और इस वक्त जो
बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, वो छाई हुई हैं, लेकिन चाइना जो है वो अब नंबर 1 बनता जा रहा है। तो हम कहीं भी नहीं है, ना हम अमेरिका के साथ हैं ना हम चाइना के साथ हैं इस टेक्नोलॉजी के गेम में, और हम सिर्फ FBR के कब्जे में हैं कि टैक्स पूरा किया जाए और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें होती रहें और महकमे बनते चले जाएं, डिपार्टमेंट्स बने, मिनिस्ट्रियां नई आ जाएं, नए नए क्रिएट किए जाएं डिपार्टमेंट, जहाँ पे आप लोगों को किसी तरह से आप उनको इनाम दें, पेट्रनेज करें। तो ये निज़ाम को अब हमें आई थिंक खैर बात करना पड़ेगा, और इस बजट में हम देखेंगे बातें बड़ी की हैं इस दफा गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स की, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई रिफॉर्म्स होंगी। जो उस्मान साहब ने बातें की हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो बातें हुई हैं, तो अगर ये बातें इनको करनी पड़ रही हैं, आप आके करनी पड़ रही हैं और बजट से हफ्ता पहले करनी पड़ रही हैं, तो फिर आप सोच सकती हैं कि ये इसमें से कोई चीज भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, बिल्कुल उस्मान साहब, क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। अच्छा, बिल्कुल ये बात तो उस्मान साहब वजह है सलमान साहब की, और पिछले बजट में भी हमने देखा था कि बड़ी रिगोरस मीटिंग्स हुई थी, सारे टेक्नोक्रेट्स को, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को बुला के उनकी जितनी सिफारिशात गुजारिशात सुनी गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अभी भी लोग ये कहते हैं कि जी IMF से जो बजट आता है हम तो उसमें कॉमा डॉट भी चेंज नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली होना वो ये। आपसे मेरा सवाल ये है, अभी सारे फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक बजट भी डमी बजट टाइप बना के दिया है, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि आप ऐसे चीज़ें करें। ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते, IMF हमें बताएगा, हमें उसकी भी कुछ सुननी है। आजकल के एनवायरनमेंट में जब इतना अच्छा काम हमने किया है ईरान अमेरिका वॉर में, पूरे खित्ते में, हम इस चीज़ को कैपिटलाइज करके क्या उनको, IMF को डायलॉग की मेज तक भी नहीं ला सकते कि अपनी कुछ चीज़ें मनवा सकें? I mean, ऐसा नहीं है, ठीक है उन्होंने एक हमें चीज़ की, डायलॉग पे तो लेके जा सकते हैं। आज से ज़्यादा आइडियल सिचुएशन हमारी कभी भी नहीं है सर, प्लीज़। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और हमने रिसेंटली जो IMF के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, उनको अपने चेंबर मधु भी किया, और फर्स्ट टाइम IMF किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स आया और इंटरेक्ट किया उसने, और हमने IMF को कुछ ये भी बताया कि आपके जो गवर्नमेंट के कुछ ना करदा वो गुनाह है वो भी आपके साथ डाल दिए जाते हैं। जब हम ये भी देखते हैं कि जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती तो वो भी IMF पे डाल दी जाती है। देखिए, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें। IMF ऑब्जेक्टिव देता है कि जी आपका ये टैक्स टारगेट होना चाहिए, ये रेशियोज होने चाहिए, दिस इज हाउ द इकोनॉमी शुड बी रन। आपने डिसाइड करना है कि आपने उसको कैसे रन करना है। आपने जो बात की, बजट एक शैडो पेश किया, बिल्कुल जो तजावीज हमने भी दी और जो सबने दी वो तकरीबन एक ही है। देखिए, उसमें हमने क्या तजावीज दी, हमने कहा है कि ग्रेजुअल लोअरिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट जब आप टैक्स रेट जब आप करेंगे तो आपकी टैक्स कंप्लायंस बेहतर होगी। हमने तो कहा GST को आप ग्रेजुअली नीचे लेके आए 15 पे। ठीक है, आप इस साल नहीं कर सकते, IMF के आप प्रोग्राम में है, लेकिन जब आपके पास मौका हो आप करें। लेकिन आपने एक्सपोर्ट लेड बजट अगर लाना है तो व्हाट आर द इंसेंटिव्स ऑफ द एक्सपोर्टर्स। हमने कहा जी आप, फॉर एग्जांपल आई एम एन एक्सपोर्टर, मेरा ताल्लुक अगर एक्सपोर्ट मार्केट से है तो मेरे ईयर ओवर ईयर आपको जो मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूं उसमें अगर मैं एक्सपोर्ट में इंक्रीज करूं तो आप मुझे कुछ टैक्स छूट दे दें, मेरे कॉर्पोरेट टैक्स रेट में थोड़ी सी मुझे छूट दे दें, ताकि कम से कम मैं ये फील करूं कि यार मैं एक्सपोर्ट करूंगा और लोकल माल बेचूंगा तो मुझे एक्सपोर्ट में कुछ टैक्स छूट होगी। सेकेंडली, टैक्स नेट की जो आपने बात की कि वो कैसे बढ़ाया जाए, हमने एक और तजवीज उसमें ये दी गवर्नमेंट को कि देखिए आज आपके पास 6 मिलियन एक्टिव टैक्स पेयर है। these are tax filers, these are not tax payers। ये 60 लाख 25 करोड़ की आबादी में आपके इस वक्त जो है वो टैक्स फाइलर्स हैं, इसमें जीरो रिटर्न वाले लोग भी मौजूद हैं। तो आपके जो आज रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो 30 से 40 लाख लोग हैं। और ये जो नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है परसों, उसमें दे आर एक्सपेक्टिंग 3.5 to 4 मिलियन के लोग ज्यादा आएंगे, तो दे लुकिंग एट डबलिंग। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि आपको और हमें उन 35 लाख को तो सारा साल नोटिस आते हैं जो टैक्स नेट में मौजूद है, चले 60 लाख ले लें जो लोग मौजूद हैं, सारा साल वो नोटिस भुगतते हैं और सारा साल वो उसमें एक चक्की में पिसते हैं। पाकिस्तान में 10 करोड़ बैंक अकाउंट्स लोगों के पास मौजूद हैं, ये एक फैक्ट है। और 25 करोड़ एक्चुअली अकाउंट्स है, जिसमें एक इंसान के 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो एक्चुअली देयर आर 100 मिलियन पीपल दैट हैव बैंक अकाउंट्स इन पाकिस्तान। और उसमें
ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शंस हैं दैट आर हैपनिंग। तो हमने कहा यार आप उनको जो अकाउंट्स है 9 करोड़ आपके 80 लाख या 90 लाख जो हम 60 लाख को निकाल के, तो एक उस बैंक अकाउंट वाले को मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने पूछा भी हो कि यार तुमने तो टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं की, तुम तो टैक्स में हो ही नहीं, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, पूरा साल होती हैं, वो कहां से आता है, कहां जाता है? That's the black economy we talk about. That's the documentation part we talk about. और वहां वो विल पावर नजर ही नहीं आती। वेज मौजूद हैं, आपने और ये हमने लिख के उनको दिया, वन ऑफ द पॉइंट्स इन द बजट के आप उसको करें। देखिए एक बहुत बड़ी चीज साहिबा मैं आपसे बात करूं, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात की कि वो की जो सलमान शाह साहब की बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एफडीआई, हमें डॉलर्स चाहिए, बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, एसआईएफसी एक इदारा बनाया, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वजह ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर मांगता है वही चीज फॉरेन इन्वेस्टर मांगता है, और वो क्या है, वो है क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी। देखें, अब businessman can work around a bad policy, a businessman cannot work around uncertainties। बांग्लादेश ने यही किया, जो आज हम बार बार एक बात करते हैं कि जी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, क्यों गई? वहां भी पॉलिटिकल ऐसे ही मामला थे, फाइटिंग ऑल ओवर द बोर्ड, लेकिन उन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। हमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, इस वक्त वो उस पर काम हो रहा है, हारून अख्तर साहब काम कर रहे हैं, लेकिन दैट नीड्स टू बी गिवन इमीडिएटली। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट आ पाएगी जिसकी शाह साहब भी बात कर रहे हैं, वरना तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर नई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, फॉरेन तो छोड़ दें आप। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हो जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, बजट पे गुफ्तगू जारी रहेगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बजट पे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ अब मौजूद है हमायों इकबाल शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उसके अलावा तनवीर मलिक साहब हैं और अजमल साहब हमारे साथ शुरुआत से ही मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जो छोटे दुकानदारों की जो एक SMEs की जो आवाज़ है वो हमारे साथ मौजूद रहे। हम अगर कुछ उनकी गुजारिशात होंगी तो इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली उसको डिस्कस करना चाहेंगे। जी तनवीर मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि बजट की तारीख तो खैर आगे चली गई है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि हुकूमत की जानिब से छोटे दुकानदारों के लिए जो है स्कीम मुतारिफ कराई गई, इसका कुछ फ़ायदा होगा? क्या सोच और प्रायोरिटी में शामिल है SMEs गवर्नमेंट की? जी, बुनियादी तौर पे आपको पता है बजट तो अब रीशेड्यूल हो गया है, क्योंकि उसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग जो आज होनी थी पोस्टपोन होकर जो है कल चलेगी। और कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट डेफिनेटली हैं। आपको पता है कि एक तो वो जो NFC का इशू था और जो प्रोविंशियल शेयर है उसको कट करके, अब असल में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस वक्त जो है ना, वो किस तरह इस बजट को मैनेज करना है। वो जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जो इस साल भी जो है शॉर्टफॉल आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रपोज कर रहे हैं जो कट सूबों का, जो उसको फेडरल हुकूमत में आना है, वो असल में वही शॉर्टफॉल है जो FBR अभी तक जो है ना कलेक्ट नहीं करते। ये था 1 पॉइंट, ये तकरीबन 13,000 अरब का इस मरतबा जो है ना आपका टारगेट था, लेकिन उसको ये मीट नहीं कर पा रहे। अब नेक्स्ट ईयर का तो IMF ने और बड़ा जो है ना वो एक बजट टारगेट दे दिया है, वो 15,000 अरब रुपए का है। अब वो कैसे होगा, वो डेफिनेटली जो है ना इसी करंट जो है ना वो जो लोग टैक्स नेट में उनको स्क्यूज किया जाएगा, उन्हीं पर मजीद बर्डन डाल जाएगा, और ये भी है कि लेवी भी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब आपने सवाल किया है जो रिटेलर्स का जो इशू है, छोटे दुकानदारों का, ये बुनियादी तौर पे ये कोई नया इशू नहीं है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से ये बात कही जा रही है। आपको याद होगा कि जब ये PDM-1 की हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो है ना मिफ्ता इस्माइल थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस वक्त भी एक रिटेलर्स पे जो है ना टैक्स की एक स्कीम लाई गई थी, लेकिन वो फिर उसके बाद विड्रॉ कर दिया गया था। वो उसकी कुछ बहुत सारे पोलिटिकल रीजन्स भी थे। अच्छा, ये तो एक बड़ा फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो इस तक जो लोग टैक्स दे रहे हैं बुनियादी तौर पे, उसमें आपको पता है सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा जो है ना ये जो है ना दे हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दिस, ये जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स होता है। रिटेलर्स भी नहीं है अभी तक इस तरह जो है ना, जिस तरह हम देखते हैं जिस तरह उनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकॉनमी, लेकिन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टैक्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो इनकरेजिंग नहीं है। फिर हम देखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें जो है आपके होलसेलर भी शामिल हैं। अच्छा, अब ये जो स्कीम लाई गई है, अजमल साहब भी मौजूद है, इसको तो खैर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी जो बात हुई है बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से, उन्होंने इसको वेलकम किया है। इसका मतलब है कहीं पर जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी है, ठीक है कि आपने इतना टैक्स देना है। अब वो जो अब उसमें जो है ना वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। असल में सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला इम्प्लीमेंटेशन का, कि हमने पॉलिसी तो बना ली। मेरे ख्याल पाकिस्तान की, मैं जहाँ तक हमने देखा पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल, कोई भी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, पोलिटिकल पॉलिसीज हो, पार्लियामेंट्री,
दे आर द बेस्ट वन ऑन पेपर, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू होता है। बिल्कुल। ये जो आपने फरमाया कि आप देखिए ये टैक्स जो जीडीपी वाली जो बात की, ये बहुत को दो डेकेड तो हमें हो गए साहब। Exactly. हम 2-3 अशरों से ये सुन रहे हैं कि टैक्स जीडीपी बढ़ना है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। वही लोग टैक्स नेट में हैं, उन्हीं पे बर्डन डाल दिया जाता है। और अब ये उन्होंने जो नया हथियार निकाला है पेट्रोलियम लेवी वाला, असल में ये थी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कि इससे आपने जो लेवी इकट्ठी करनी है, आपने पेट्रोलियम सेक्टर को डेवलप करना है बुनियादी तौर पे। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इसका जो इसका बेसिक जो है ना वो टैक्स आदाब पूरे नहीं करने थे, लेकिन आप उसके टैक्स आदाब का पूरा अब आप देखें कि 1300 अरब रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और अब आप इसको आईएमएफ की जो है ना वो एज पर कंडीशन आईएमएफ आप इसको 1700 अरब रुपए करने जा रहे हैं नेक्स्ट बजट में, तो डेफिनेटली इसका एक आम कंज्यूमर को जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी बुनियादी तौर पे जो है ना वो दे हैव बीन क्रश फाइनेंशियली, जो आप इस तक इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं। बिल्कुल। हुमायूं साहब जी, मैं चूंकि बात आज एसएमईज की करूंगी, हमारे साथ अजमल साहब भी मौजूद हैं। जो स्कीम मुतारिफ कराई गई है, आपको लगता है कि इस स्कीम से वाकई छोटे ताजरों कारोबारी बरादरी को फ़ायदा होगा या सिर्फ एक एलानिया इकदाम है? ये फ़ायदा ही फ़ायदा होगा उसमें से। मेरा मतलब हुकूमत की बेबसी है कि टैक्स नहीं ले सकती, तो उन्होंने कहा जो मिल रहा है, कहते हैं ना जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो बस वो वाली बात है, जो दे देगा। आप देखें ना, बहुत बड़ा सेक्टर है, कोई मेरा ख्याल 1.5 करोड़ के करीब तो होगा पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर। अब वो अब देखिए रिटेल सेक्टर के ऊपर तो चलें ठीक है, लेकिन वो कितना कमा रहे होंगे? जैसे अभी उस्मान साहब ने बात की कि जो बड़े बड़े बिग टाइकॉन्स हैं, ट्रिलियन में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अब जिनसे टैक्स वसूल करना है वही टैक्स पॉलिसी भी बना रहे हैं, तो घेरा तंग तो फिर इन्हीं छोटे रिटेलर के ऊपर ही आप कह रहे हैं ना कि नहीं हो रहा है? बात यह है कि पॉलिसी तो कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। मतलब ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उस्मान साहब की दुरुस्त है कि जो असल मसला पाकिस्तान में जो है ना वो यही है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, एक दफ़ा आ गए हैं, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो वो तो फिर देते रहेंगे और वो एक्सक्यूज़ होते हैं, उन्हीं पर रेट भी बढ़ता है। जो बायर हैं, रिटेलर है, आपका ये फ्यूडल लॉर्ड है, जितना एग्रीकल्चर वाले बायर हैं, इसके अलावा ये जो ट्रांजैक्शन हैं जिनकी बेनामी ट्रांजैक्शन चल रही हैं, ये भी बायर हैं। तो वो बात यह है कि वो सारे बायर हैं और वो बड़ी बड़ी उनकी हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अमीर लोग हैं, बल्कि उसमें बड़ी ब्लैक मनी का भी कॉन्शियस तरीके से फ्यूडल में। अब मुझे याद है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी अगर आप वो पढ़ें, उनके टैक्स रिटर्न देखें तो उनकी पता लगता है कि जी वो 12 करोड़ रुपये आमदनी है, जिनमें से जी वो 11.5 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर से आ रही है, उन्हें लिखी होती है, तो वो सारी टैक्स फ्री है। तो उनसे पता करते हैं कि उनकी ज़मीन की पता लगता है कि किसी की 25 एकड़ है, किसी 20 एकड़ है। अब 20 एकड़ को बेच भी दिया जाए ना, अगर उसका रेवेन्यू तो छोड़ें, उसको अगर बेच भी दिया जाए तो वो इतने की नहीं बनती जितनी उन्होंने टैक्स अमाउंट, तो उसका वो ब्लैक मनी होती है बेसिकली, मतलब टैक्स अवॉइड होता है। तो इस तरह ये तो सबको पता है, लेकिन वो सारे असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, उनकी पावर भी है। तो ये असल मसला तो यही है ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप एक पॉलिसी बना भी लें तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होते पॉलिसी। वैसे भी अब ये पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठे करना है। मैं तो ये बातें 2 साल से कह रहा हूँ कि ये जो आप उस्मान साहब आज इस दफ़ा करें, मेरी 2 साल पहले की टीवी की आप पढ़ लीजिए, जिसमें मैंने कहा था टैक्स रेट, इतने टैक्स रेट पे सिर्फ चोरी होगी, चोरी के अलावा कुछ नहीं होगा, और ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, ना बिजनेस चलेगा। कुछ लोग सांस तो लेने दें लोगों को, भाई सबके लिए एक जैसा करें। मैं मतलब ये कहता हूँ कि सबको आप कम दें, सबके लिए कम करें, तो इस तरह की चलेगा, इसी तरह बिजनेस चलेगा। अदरवाइज़ तो अब छोटा एसएमई सेक्टर की बात, अब फैसलाबाद में आपकी इतनी बड़ी होती थी, जो पावर लूम इंडस्ट्री घर घर लगी हुई थी, पावर लूम इंडस्ट्री लगी थी, वो सारी ख़त्म होगी, बहुत ज़्यादा रोज़गार दे रही थी लोगों को। उसमें भी वहाँ बेसिकली इशू 2 ही है, एक टैक्स का इशू आ गया, टैक्स वाले पहुँच गए वहाँ पर कि जी, हालांकि वो घरों में थे, लोग घरों में काम कर रहे थे, छोटा छोटा उनका होता है, कहा जी बड़ा बड़ा कमाइयाँ हो रही हैं इनकी। फिर प्लस वो जो है वो बिजली का उन्होंने लगा दिया, वो बड़ा ज़्यादा हैवी लग गया, नतीजा वो ख़त्म हो गया सारे का सारा। वो रोज़गार का सेक्टर ख़त्म हो गया, उससे आपकी प्रोडक्शन होती थी, GDP में उनका कंट्रीब्यूशन था। तो ये हम डेवलपमेंटल जो है ना आस्पेक्ट डेवलपमेंटल होना चाहिए। जो बात है ना कि टैक्स टू GDP रेशो, ये अब ये कहानियाँ ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान में इंडिया का जो टैक्स टू GDP रेशो तकरीबन 15% के करीब है, लेकिन वहाँ पर यह है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तकरीबन 7% को लेट करती है। तो पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 12% के करीब आ चुका है। 12% में से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसका 1% भी शेयर नहीं है उसमें। तो इसका मतलब है कि हमारा वो फेडरल गवर्नमेंट का जो टैक्स हमारा है वो GDP इंडिया से शायद ज़्यादा ही हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं करने के बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है असल में अगर करने। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं अभी तक जो नतीजे पे पहुँचा हूँ कि हुकूमतें हमारी कोई भी काम नहीं करना चाहती, वो चाहती नहीं अवाम को रिलीफ देना। ये उस्मान साहब ने
कहा था कि ऐसा नहीं है कि जी IMF का बजट वो हमें पेश करता है, आगे करना हमने खुद है। अच्छा, आप ये बताइएगा अजमल साहब कि क्या छोटे कारोबारों को फाइनली ये जो एक पॉलिसी भी आई है, कुछ आपको लगता है कि टैक्स में, बिजली, दीगर अखराजात में कुछ रिलीफ मिल जाएगा इस नई पॉलिसी से? ये रिलीफ करप्शन से रिलीफ के लिए मिली है हमें, कि हम करप्शन से बच जाएंगे, और कुछ रिलीफ ना हमें चाहिए ना हमें कोई दे। हमारी करप्शन से जान छुड़ाने के लिए ये किया गया। हम अरसा दराज, आपको लगता है ये इफेक्टिव होगा? अरसा दराज से हम शोर मचा रहे थे। एक स्कीम हमें शौकत अजीज ने दी थी, उस वक्त भी यही शोर था। 17 दिन फौज भी, पुलिस भी, कैमरा भी हमारी दुकानों पे कि ये दुकानदार सामान किधर से लाते। असल मसला ये है कि हमेशा डिस्कशन होती है SMEs पे, और करते कौन है डिस्कशन? बड़े लोग करते हैं। मैं उस वक्त मैं इस्लामाबाद का नुमाइंदा था, तो जो 17 दिन के बाद उनको पता चला कि दुकानों में माल तो उधार का होता है, 80% उधार होता है, तो फिर उनको समझ आई कि नहीं, इनसे बैठ के बात करते हैं। तो हमें एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी गई और FBR को हमसे दूर किया गया। तो FBR जब हमसे दूर हो गया तो हमने वो जो FBR के बंदे की जेब में पैसे जाने थे, जो कि हमने उनसे प्रॉमिस किया कि इनसे जान छुड़ा दें, हम 10% हर साल बढ़ाकर जमा कराएंगे, तो उससे 3 गुना ज्यादा टैक्स आया जो उनकी स्टेटमेंट थी उस वक्त के वजीर खजाना की। तो बीच में ये एक ताजिर दो स्कीम लाई गई थी। होता यह है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेट है ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये उतार चढ़ाव में हमारे जो सियासतदान है उनको काबू कर लेता है और फिर उसी तरफ ले आता है कि ये चीज़ें ख़त्म कर दो। ताजिर दो स्कीम भी सेम यही चीज़ थी जो आज दी गई है, 3 माह के बाद उसको बंद कर दी। और भाई इसमें तो उसने आना था जो नेट में नहीं था, इसका दरवाज़ा तो खुला रहता, वो आता जाता। 3 माह में 10,000 लोग इंटर हुए। और भाई यहाँ पे पढ़ा लिखा कोई ताजर है नहीं है। जब आप उनको कहेंगे कि आप आए इसमें, तो उसको कोई तरीका लाना पड़ेगा लाने का, कि उसको सादा सा एक फॉर्म दें उर्दू का। इतनी टेक्निकल हमारा ये जो रिटर्न फॉर्म है, इसको आप गौर से देखें तो इतना मुश्किल फॉर्म है कि आप पढ़ा लिखा आदमी भी उसको फिल नहीं कर सकता था। पिछले तमाम वजीर खजाना जितने गुजरे हैं कि हम उर्दू का फॉर्म देंगे, और हमने बनाया। अभी भी ये स्कीम हमने साथ बैठ के बनाई है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम कोई रियायत नहीं मांगते हैं। ये बड़े बड़े लोग आपसे रियायतें मांगते रहेंगे, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। 1.25 करोड़ ताजर है। और आज दिन तक देखें, मैंने इनको कहा कि बिजली का जो कमर्शियल बिल है ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है जो भी कारोबार कर रहा है। हम कहते हैं उनसे लोगों को रजिस्टर्ड कर लेंगे, करने के लिए तैयार नहीं। सही सही। ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर ये आसानियां पैदा करें, जैसे ये आसान टैक्स स्कीम लाए हैं, और लेकिन मुझे खदशा यही है कि फिर बंद कर दी जाएगी तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जैसे उन्होंने बात की, शायद उसमें इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं, उसको रोक दिया जाता है कि नहीं इससे तो ये हो जाएगा, तो फिर हम नुकसान में चले जाते हैं। तनवीर साहब, मैं चाहूंगी कि अभी इस दफा बजट में बात हो रही है मिनिमम वेज जो है वो बढ़ाने की। आपको क्या लगता है कि कम से कम जो है कितनी रखी जाएगी, और क्या जो मिनिमम वेज मुकर्रर की जाएगी आजकल के इस महंगाई के दौर में, क्या एक खानदान की कफालत उसमें हो सकेगी? ये जो अभी जो मौजूदा है वो अराउंड 37,000 जी। अच्छा, अब आप और मैं, कोई भी हो शख्स, मेरे ख्याल उसका 37,000 में तो गुजारा नामुमकिन है। अच्छा, अब जो प्रपोज किया जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज किया गया है, जो एज पर जो हम लोग क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, वो 60,000 कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद हुकूमत इसमें न माने, ये तकरीबन कोई उसकी नीचे ही होगी 50 या 45 की, लेकिन उसमें गुजारा नहीं हो सकता। उसकी वजह है ना कि आप अपना इन्फ्लेशन नंबर देखें। इन्फ्लेशन नंबर जिस तरह उसने शूट अप किया है, ठीक है, ओवर द लास्ट 4 ईयर्स भी, और फिर हमने ये देखा जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आया, जो अमेरिका और ईरान की जंग हुई, उसके बाद ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद ये जो इन्फ्लेशन नंबर जिस तरह बढ़ रहा है, और जो हुकूमत की जो प्रोजेक्शन थी इस माली साल के लिए, वो भी उसको तो उसने बिल्कुल जो है ना इस क्राइसिस ने जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये इन्फ्लेशन नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर जिस तरह जा रहा है, तो ये अच्छा, अब ये वेरी करता है फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, लेकिन मेरा ख्याल है मिनिमम कम अज़ कम फॉर ए डिसेंट लिविंग इन दिस कंट्री, जहाँ पर आप देखें पेट्रोल इतना महंगा है, रेंट में लोग मतलब कि किराए के घरों पे रहते हैं, आपके बच्चों की तालीम है, तो वो तो आपके पास 1 लाख रुपये भी है तो शायद उसमें पूरा ना हो। अच्छा, जो सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में आ रहा है इस वक्त, जो है ना, चाहे वो अजमल साहब हैं जो हमारे सामने फरमाया, चाहे वो रिटेलर्स हो, होलसेलर हो, या हो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो क्यों घबराहट का शिकार है? उसकी वजह ये है कि इकॉनमी में डिमांड ख़त्म हो गई है।
इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसने लोगों की परचेजिंग पावर को बिल्कुल एरोड कर दिया है। अब रिटेलर्स का सामान पड़ा है दुकानों पे, खरीदने वाले कम है, होलसेलर्स कहाँ सप्लाई करेंगे जब रिटेलर्स वहाँ से उठाएंगे, और इस तरह जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, बुनियादी तौर पर हुकूमत की साइड पे कोई भी जो है ना, मैं सॉरी टू से, जो है हुकूमत का कोई फोकस नहीं है, क्योंकि जब आप इकॉनमी में वो डिमांड ही क्रिएट नहीं करे कि जिस पर जो है ना नई मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेलर भी बेचे, होलसेलर भी जो है ना सप्लाई करे रिटेलर्स को, तो फिर आप चाहे कितने दावे कर लें, आप कितनी एफर्ट्स कर लें, आप कितनी पॉलिसीज ले आएँ, तो आपको ना आपका टैक्स नेट बढ़ेगा। और मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जो है ना बुनियादी तौर पे जो आपकी जो इम्प्रूव जो होती है इकॉनमी, वो रिफ्लेक्ट करती है आपके मासेस से, कि आपके जो आम आवाम हैं, जो पब्लिक है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कहाँ खड़ी है। इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो आया, उसके मुताबिक 44% पाकिस्तानीज आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और शायद ये जो क्राइसिस आया, ये तो इस जंग से पहले जो है क्या नंबर दें, ये हो सकता है 50% जो है ना पे चले गए, मतलब हर दूसरा पाकिस्तानी जो है ना गुर्बत की शिकार है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखें कि जो इस वक्त जो है ना 26-27% पे चला गया, कि मतलब कि पाकिस्तान का हर चौथा शहरी वो बेरोजगार है, और उसमें खासकर यूथ है। तो ये सूरत हाल जो है ना वो बहुत ही इतनी मतलब कि खतरनाक है कि इसकी फिर एक सोशल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। ये माशरे में जो सोशल क्राइम्स बढ़ते हैं, बिल्कुल इसकी वजह हो सकती है, जिस पर शायद आज तक सॉलिटी से आज तक हुकूमतों ने कोई बात ही नहीं की कि यार ये जो हमारा इकोनॉमिक फॉल आउट है, उसके सोशल इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। बिल्कुल जी, हुमायूं साहब, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स एन एंड। जी नहीं, यही है कि बजट आ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा ना तनख्वाहदार तबके की भी बात कर दें, कि हम सुन रहे हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएंगी, शायद पेंशन में कुछ इजाफा होगा, या उनको टैक्स नेट से कुछ रियायत भी मिल सकती है। हर साल नहीं, टैक्स नेट में थोड़ी बहुत वो बात हो रही है कि टैक्स नेट की, तो मुझे अंदाजा है जो तनख्वाहदार तबके की सबको होना चाहिए। तनख्वाहदार तो पहले ही देखें, बात सुने, मैक्सिमम टैक्स रेट जो है ना वो तनख्वाहदार के लिए 35% है, जबकि बिजनेसमैन के लिए 52% है। उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा लिया जाए तो वो 50 से क्रॉस चले, तो तनख्वाहदार तो पहले ही 10% कम उसकी स्लैब है, इसमें तो वो पहले ही कम है। दूसरी बात ये, बट वो बच नहीं सकता ना, टैक्स नेट उसको देना पड़ता है, उसको टैक्स कट के सैलरी बच नहीं सकता, वो तो खैर वो एडसोर्स कट जाता है उसका, ये तो मसला है, उसमें एडसोर्स कट जाता है, शायद यही वजह हो उसकी के लगाने की। लेकिन टैक्स बात यह है कि वो रिलीफ सब के लिए होना चाहिए, क्योंकि 52% से 60% के ऊपर को बिजनेसमैन को पागल ही होगा। अगर 100 रुपये अगर वो कमाता है, देखिए ना, एक बिजनेस करना, कारोबार करना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा कुछ करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो अब आधे से ज़्यादा हुकूमत को दे दे स्टेट अभी, और जिसके बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलना, तो फिर उसके बाद उसके लिए तो बेवकूफ़ है ना कि वो कारोबार करेगा। तो इसलिए वो फिर इसीलिए पैसा बाहर जाता है, बाहर चला जाता है, या फिर बचाया जाता है, चोरी होती है इसके अंदर। तो बाकी यह है कि हर साल दिया जाता है, तो दिया तो जाएगा डेफिनेटली 5, लेकिन ज़्यादा की गुंजाइश अब ना हो, लेकिन 10% की तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत बढ़ाएगी तनख्वाह में। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका, हुमायूं इकबाल शामी साहब मौजूद थे, अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि जो टैक्स होगा आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी की सूरत लेकर के आएगा। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।